जितने भी उसके अपने व्यवसाय होते हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो क्रॉपिंग हो, चाहे अन्य कोई और व्यवसाय हो, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी एक व्यवसाय से मोर देन 50% का मतलब है कि 50% से अधिक सिर्फ एक ही व्यवसाय से उसकी इनकम आती है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम उसका सिर्फ एक ही एंटरप्राइज होता है, यानी कि वो किसी एक विशेष उद्यम पर आधारित होता है। जैसे हमारे यहाँ गन्ने की खेती, आगरा में आलू की खेती, आप पंजाब में जाइए तो गेहूं और वहां पर धान की प्रचलन में है। तो इसी तरह से जैसे आसाम वगैरह में जाएंगे तो चाय की है, वेस्ट बंगाल वगैरह में चाय इत्यादि की है। इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। जब विशेष रूप से आप किसी एक ही तकनीकी पर, एक ही मेथड से किसी एक व्यवसाय में इंगेज रहते हैं, इसको हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कम पूंजी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सभी लोग एक जैसी खेती यहाँ पर करते हैं, सबके संसाधन फेवरेबल होते हैं, तो इसलिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। टूल्स और टेक्निक्स इजीली अवेलेबल वहां पर हो जाते हैं। जहां तक प्रोड्यूस की बात है, यानी कि उत्पादन की बात है, वो इजीली सेल्स हो जाता है। जैसे आप गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने की खेती होने के कारण शुगर मिल भी पास पास में है, और जैगरी यानी कि गुड़ की इकाइयां भी खूब लगी हुई हैं। तो इसलिए जो रॉ मटेरियल के रूप में परचेज करने वाली शुगर मिल है, चाहे वो आपकी जैगरी यूनिट है, वो किसानों से परचेज कर लेती हैं और किसानों का माल आसानी से बिक जाता है। विशेष यंत्रों का प्रयोग इसमें संभव होता है, तो विशेष यंत्र इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग एक जैसी खेती करते हैं, तो इसलिए वहां पर विशेष यंत्रों का यूज हो जाता है। तो विशेष यंत्रों का यूज करने की वजह से जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है फार्म की, वो फार्म की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि जो लेबर एफिशिएंसी इसको हम कहते हैं, उसकी कार्यकुशलता, क्योंकि बार बार एक ही पैटर्न और एक ही तरह का व्यवसाय होता रहता है और एक ही काम को हम बार बार करते रहते हैं, तो जो लेबर की एफिशिएंसी उसमें इजाफा होता है, उसमें वृद्धि होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है जो भूमि है, आपका लैंड है, लैंड यूटिलाइजेशन बहुत बेस्ट हो जाता है, बहुत सर्वोत्तम होता है, क्योंकि हम उसमें उसी खेती में बहुत पारंगत हो जाते हैं बार बार करने के कारण। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज मतलब होता है कि इसकी कुछ कमियां या फिर उसके दोष। जैसे सपोज दैट पहला ही है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। यदि हम बार बार एक ही पैटर्न को अपनाएंगे, एक ही खेती को अपनाएंगे, तो जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, जिन संसाधनों को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एक ही बिजनेस पर डिपेंडेंट हैं। ठीक, जैसे आय की सीमित मात्रा रहती है, जो इनकम है, जो इनकम में डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए या फिर डिफरेंट सोर्सेस चाहिए, वो नहीं, वो एक ही सोर्स पर डिपेंड हो जाती है। कई बार नुकसान ये होता है कि क्लाइमेट कंडीशन, वेदर कंडीशन के कारण यदि हमारी क्रॉप बर्बाद हो जाती है, तो फिर हम उस साल घाटे में रहते हैं या फिर हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं होता। हानि की संभावना इसके कारण बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा है जो हमारे सब प्रोडक्ट हैं, उनमें भी हानि हो जाती है, क्योंकि सब प्रोडक्ट जो का मतलब है, सपोज दैट जो हमारे पास जैसे शुगर केन की खेती हम कर रहे हैं, साथ साथ में डेयरी भी है। यदि हम शुगर केन से हमारा अगोला आता है, पशु के लिए चारा आता है, तो अगर हमारी वो फसल बर्बाद हो जाए तो पशुओं के चारे की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। दूसरी है कि जो एग्रीकल्चर की ब्रांचेज हैं, उनकी नॉलेज कम से कम रहती है, क्योंकि एक ही प्रकार की खेती हम यहाँ पर करते रहते हैं। इसका एक डेमो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये आपका एक ग्राफ बन जाता है। मुख्य धंधा है, 50% एक ही धंधे से यहाँ पर या एक ही व्यवसाय से आती है। जो छोटे छोटे और धंधे हैं, उनसे जो 50% से कम हमारे पास इनकम का सोर्सेज है, चाहे वो डेयरी है, चाहे हमारे पास फिशरी है, या फिर पोल्ट्री है, या अन्य कोई साधन है, वो छोटे छोटे व्यवसाय से भी इनकम होती है, मगर वो कम होती है। ठीक है, ये मुख्य धंधा है। और इसमें जैसे मुख्य धंधे में एक और यहाँ पर फिगर दी गई है। इस फिगर में ये है कि 50% से ज्यादा दिखाया गया है, तो 50% से ज्यादा या 50% जब एक ही व्यवसाय से आता है, उसको हम यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी जो फार्मिंग है
उसको हम चर्चा करेंगे। इसको हम विविध खेती के नाम से जानते हैं, विविध या बहुप्रकारीय खेती के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही बेटर फार्मिंग मानी जाती है, इसका जो टाइप्स है बहुत बेटर माना जाता है। वो फार्मर्स जो अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं वो इसको अपनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक फार्मर्स अपने फार्म पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में एंगेज रहता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का मतलब है कि एक ही फार्म पर वो कई व्यवसायों को अपनाता है। वो वहां पर क्रॉप भी लेता है, डेयरी भी करता है, साथ साथ में अन्य फसलें भी लेता है। और इसका मतलब ये है कि उसकी जो बिजनेस है, उसका बिजनेस और उसकी बिजनेस की जो इनकम होती है वो किसी भी एक बिजनेस से 50% से ज्यादा किसी एक व्यवसाय से नहीं होती। इसका मतलब है कि छोटी छोटी अन्य जो यूनिट है, अन्य जो व्यवसाय है उनसे मिलकर जो इसकी इनकम आती है सबसे मिलकर आती है। तो इस तरह से वो फ्लावरिंग भी कर पाता है, वेजिटेबल्स भी ग्रो कर पाता है, क्रॉप भी ग्रो कर पाता है, वो डेयरी भी संभाल पाता है, वो ऑर्चर्डिंग भी संभाल पाता है, अन्य कोई सहायक बिजनेस है उनको भी कर पाता है। तो उसका जो फार्म है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, बहुत प्रकारीय हो जाता है। उसका लाभ ये रहता है कि किसी एक बिजनेस में यदि कुछ हानि हो जाती है तो अन्य किसी व्यवसाय से लाभ होने पर उसका संपूर्ण फार्म हमेशा लाभ में ही रहता है, वो कभी लॉस में नहीं होता। इसकी एडवांटेज में पहली चीज आती है कि यहाँ पर जो भूमि है वो भूमि की जो फर्टिलिटी है वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो क्रॉप रोटेशन बना रहता है। कभी आप वेजिटेबल उगा रहे हैं, कभी उगा रहे हैं, कभी, तो इसलिए यहाँ पर फर्टिलिटी बनी रहती है। रिसोर्सेज जो है उसके वो ऑप्टिमम उनका यूज कर लेता है। रिसोर्सेज जैसे इरिगेशन रिसोर्सेज है, ट्रैक्टर है, मशीनरी है, तो सभी तरह की क्योंकि एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा नॉलेजफुल फार्मर होता है वो, क्योंकि वो सभी सेक्टर्स की में एक्टिविटी उसकी बनी हुई है, तो सभी तरह की चीजों में एंगेज रहता है, तो उसकी नॉलेज अच्छी रहती है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखने में आती है कि रिस्क जो है बहुत रिड्यूसेज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कई एक्टिविटी है बनी हुई है, अगर एक में लॉस होता है तो बाकी चीजें फायदे में रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है किसान को कभी भी जोखिम नहीं होता, उसमें कमी हमेशा रहती है। कई बार इसमें हम डिसएडवांटेज भी देखते हैं, मगर उस तरह से नहीं है डिसएडवांटेज, वो दूसरे तरह के डिसएडवांटेज है, जैसे मशीनी इत्यादि मशीन है या फिर मॉडर्न टेक्निक्स है, उनको प्रयोग करने में कठिनाई आ सकती है। कई बार जो है मार्केटिंग करने में समस्या आती है, जैसे फ्लावरिंग वगैरह करते हैं तो इसमें मार्केटिंग मेट्रो सिटीज में होती है, मेट्रो सिटीज के आसपास हमारा यदि फार्म नहीं है तो फिर उसमें समस्या आती है। जैसे कई बार होता है कि श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, इसमें फार्मर को लगातार इसमें लगे रहना होता है। कार्य कुशलता में ह्रास होता है, कार्य कुशलता जो होती है उसकी लेबर एफिशिएंसी उसमें कमी आती है, क्योंकि एक ही फार्मर कई गतिविधियों में लगा रहता है तो किसी भी एक एक्टिविटी में पारंगत नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा। और हाँ, एक चीज और है, इसमें मैनेजमेंट में बहुत कठिनाई आती है, बहुत कार्य कुशल या बंदे के स्किल वाले ही लोग इसको संभाल पाते हैं। नेक्स्ट इसका एक स्लाइड और है यहाँ पर, जो आपको जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, पोल्ट्री भी है, डेयरी भी है, हॉर्सिंग भी है, देखिए ये एग उत्पादन भी है, यहाँ पर ये क्रॉप प्रोडक्शन है, यहाँ मशीनों का यूज है, यहाँ फिशरिंग है यहाँ पर। तो ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का एक डेमो यहाँ पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिखाया गया, देखिए कि कितने एक फार्म को डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है, यानी कि एक ही व्यवसाय से 50% से ज्यादा इनकम नहीं होती, कमी कम होती है। देखिए फसल उत्पादन है, फिर फल उत्पादन है, भेड़ पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। एक स्लाइड और है, इसमें भी इसी तरीके से है, 25% है यहाँ पर फार्मिंग का। तो ये फार्मिंग बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फार्मिंग मानी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिक्स फार्मिंग की हम चर्चा करेंगे कि ये मिक्स फार्मिंग होती क्या है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार मैं पूछता हूँ तो उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर ये तो मिक्स फार्मिंग ये है और नहीं ये है। तो मिक्स फार्मिंग का मतलब यदि हम मिश्रित खेती की बात करते हैं और वो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो सीधे सीधे समझ लें आप कि
जब हम 50% में आप जो इनकम आती है वो आपकी फसलों से आती है, 50% आपकी डेयरी से आती है। इसका मतलब यह है जब फसल उगाने के साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं, उसको हम मिश्रित खेती करते हैं, यानी कि आप डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देते हैं। यानी कि 50% जो इनकम आती है आपकी डेयरी उद्योग से आती है और 50% आपकी इनकम फसलों के उत्पादन से आती है। ये हमारे देश में बहुत प्रचलन में है मिक्स फार्मिंग काफी। आप देख रहे हैं कि जो फार्मर्स हमारे यहाँ वो पशुपालन मोस्टली करते हैं। बहुत रेयर ही आपको ऐसे फार्मर मिलेंगे जिनके यहाँ पशुपालन नहीं है या डेयरी नहीं है। तो डेयरी का अपने अपने फायदे हैं और पशुपालन के साथ साथ जो अन्य चीजें हैं जैसे गोबर की खाद इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। तो यह एक प्रकार की खेती तो हम कह नहीं सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि बहु प्रकार की खेती के बाद मोस्टली ये सेकंड पॉपुलर फार्मिंग है इंडिया में। और इसके एडवांटेज ये है कि पशुपालन द्वारा जब खेती के लिए बैलों या फिर जो पशुधन की आवश्यकता होती है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। हालांकि इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया, मगर फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी है। जैसे देसी खाद है, गोबर की खाद है, उसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है। साथ साथ में जो अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है, कई बार हम इस तरह के प्लांट लगाए हुए हैं गोबर खाद इत्यादि के, तो गोबर से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो गोबर गैस प्लांट इत्यादि, उससे वो हम एनर्जी अपने घरों में यूज कर लेते हैं। वो फर्टिलिटी है लैंड की वो बनी रहती है। उसका कारण यह है कि गोबर की खाद बहुत अच्छी मानी जाती है और उसका फिर किसान ज्यादा करते हैं तो फिर वो फर्टिलिटी बनी रहती है। जैसे हम बात करते हैं बाय प्रोडक्ट की बात, बाय प्रोडक्ट का मतलब है जो फसलों से उनके बाय प्रोडक्ट, जैसे यदि हम गन्ना ले रहे हैं तो गन्ने से अगोला मिलता है, यदि हम गेहूं गाया गेहूं से भूसा मिलता है, जैसे चावल लिया या फिर धान लिया उससे पुआल मिलती है। तो ये बाय प्रोडक्ट है, भूसा पुआल अगोला, इनका यूटिलाइज बड़े अच्छे से हो जाता है, हम चारे के रूप में इनका यूज कर लेते हैं। दूसरी और मेन चीज है यहाँ पर जो फैमिली कंजप्शन की सामग्री है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे दूध इत्यादि। कई बार जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनसे हानि की बहुत संभावना कम हो जाती है। जैसे डेयरी है तो यदि डेयरी है हमारे पास आधे हाफ में आधा हम फसलें हैं तो फसलों को नुकसान होता है मगर डेयरी को नुकसान नहीं होता, वो उससे हमारी लगातार रेगुलर इनकम बनी रहती है। नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग को बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको मान लेते हैं। ड्राई फार्मिंग सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला ये है कि आप 20 याद रखें, 20 यानी कि 20 इंच जहां पर वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, या फिर इससे कम होती है उन क्षेत्रों में यदि किसान फार्मिंग करते हैं उसको हम ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। वहां पर सिंचाई के संसाधन नहीं होते, तो वहां पर जो आर्थिक गतिविधि होती है, आर्थिक उत्पादन की जो गतिविधि होती है उसको हम शुष्क खेती या फिर ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसका यदि आप सेंटीमीटर में इसका वर्षा का मेजरमेंट करें तो 750 सेंटीमीटर वर्षा से कम होना चाहिए पूरे साल में जो पूरा साल होता है। और आप नीचे एक फिगर देख रहे हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब होता है कि जहां पर 750 से 1000 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है और मोर देन जहां पर 1000, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या फिर बड़ी कंट्रियां है, अमेरिका है, तो इस तरह की कंट्री में पशुपालन अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो खेती या भूमि है उसकी जुताई बुवाई गुड़ाई आदि नहीं की जाती, ना ही कोई फसलों का उत्पादन किया जाता। मोस्ट है वहां पर पशु रखे जाते हैं, जैसे भेड़ बकरी, या फिर जो उस रीजन में पर्टिकुलर रीजन में जो पॉपुलर है पशु उनको रखा जाता है और उनको खुले प्राकृतिक मैदानों में चलाया जाता है। जो प्राकृतिक वनस्पति अपने आप उगाती है उसको ही वो ऑर्डर के रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम रेंचिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की खेती को रेंचिंग कहते हैं। हमारे यहाँ जो इंडिया की बात यदि हम करें तो इंडिया में जो
हमारा राजस्थान का एक बेल्ट है, राजस्थान में बीकानेर जहाँ पर भेड़ बकरी पाली जाती है, इस और यहाँ पर देखने में आता है। पाकिस्तान का भी कुछ पंजाब का क्षेत्र जो सिंध प्रांत वगैरह का है, जहाँ पे ये इस तरह का है इलाका, वहाँ पर ये सब होता है। और मोस्टली ये जम्मू एंड कश्मीर में भी ये देखने में आता है। वैसे ये जो रेंचर है जैसे तिब्बत इत्यादि, ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका में ये देखने में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं, रेंचिंग फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पर अपने पशुओं को खुले मैदानों में चराया जाता है। उस क्षेत्र को हम रेंच कहते हैं जहाँ पर हम उगाते हैं। ये देखिए एक यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, ये रेंचिंग की। ये कुछ पशु हैं, देखो ये यहाँ पर फील्ड में इनको इस तरह से चलाया जाता है। ये आपकी स्लाइड पूरी हो गई। ओके।